तारानकन, वो जीवित है। मैंने ये किया। मैं आपके लड़के की जान बचाने में कामयाब रहा। तारानकन, कृपया याद रखें कि तारानकन का अर्थ ऐसे शब्द हैं जिन्हें डेरेक समझने में सक्षम नहीं है। दाई के विजयी भाव से ये शब्द कहने के बाद पूरा कमरा खुशी के ठहाकों और आंसुओं से भर गया। कमरे में मौजूद लोग बारी बारी से एक दूसरे और मां को गले लगा रहे थे। इस बीच डेरेक दाई की बाहों में निढाल पड़ा रहा और बाईं दाईं ओर देखकर यह जानने की कोशिश करता रहा कि उसकी वर्तमान स्थिति कितनी खराब है। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या है? बिस्तर पर पड़ी महिला स्पष्ट रूप से इस शरीर की मां है। उसे निश्चित रूप से स्नान की आवश्यकता है। प्रसव के बाद चादरें खून, मूत्र और मल से सनी हुई थीं। रोता हुआ, रूखा सूखा दिखने वाला यह आदमी पिता होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो मेरी खातिर रो रहा है या सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी पत्नी को खोने का डर है। मेरा अनुमान है कि दूसरा पिता ही होगा। फिर मेरा एक बड़ा भाई और एक बहन है। ये बुरा है। अचानक एक अन्य महिला अपने साथ एक छोटे लड़के और लड़की को लेकर शयन कक्ष में दाखिल हुई, जो दौड़कर बिस्तर पर पड़ी महिला के पास पहुंची। ओह धिक्कार है, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी बुरा है। अब तक मेरे पास केवल दो ही संभावित विकल्प हैं। पहला विकल्प, इस बड़े परिवार में पलना बढ़ना, हर दिन उपलब्ध संसाधनों के लिए संघर्ष करना। कुपोषण तो निश्चित रूप से होना ही है। फिर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो पिता और भाइयों के साथ काम करना शुरू करूंगी, शादी करूंगी, बच्चे पैदा करूंगी, वगैरह। दूसरा विकल्प, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं इतनी लंबी न हो जाऊं कि नुकीली चीजें पकड़ सकूं, मुझे मेरे दुख से बाहर निकालूं और बेहतर परिणाम की उम्मीद में एक और चक्कर लगाऊं। मुझे लगता है कि मैं विकल्प नंबर 2 के साथ जाऊंगी। इस बीच कमरे में सन्नाटा छा गया था। दाई ने नवजात शिशु को साफ करके उसे साफ कपड़े में लपेट दिया था। इस दौरान डेरेक न तो हिला और न ही रोया। तारानकन, नाना, बच्चे को क्या हुआ है? वो रो क्यों नहीं रहा है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तारानकन मां चिंतित थी और दर्द को अनदेखा करते हुए उठने की कोशिश कर रही थी। तारानकन, चुप रहो बच्चे, और हिलने की हिम्मत मत करना। मुझे अभी भी तुम्हारा इलाज करना है। तारानकन दाई के स्वर में उत्तर देने के लिए जगह नहीं थी। तारानकन, मैंने दर्जनों बच्चों को जन्म दिया है। एक चुप बच्चा दुर्लभ है, लेकिन कुछ खास नहीं। क्या तुम देखना चाहती हो कि वो कितना मजबूत है? देखो, तुम जाओ। तारानकन। उसने उसे कपड़े से खोला और उसे पकड़कर हल्के से थपथपाया ताकि वो रोने पर मजबूर हो जाए। डेरेक ने थोड़ा सा बड़बड़ाया और निराशा से उसकी ओर देखा। क्या तुम किसी तरह का खेल खेलना चाहती हो, बूढ़ी डायन? उसने सोचा। ठीक है, तुमने अभी अभी मेरा जाल कार्ड चालू किया है। ट्विन फ्लड सक्रिय करो। और अचानक उसने अपनी आंत और मूत्राशय दोनों को खाली कर दिया। पीछे के दरवाजे से आए हमलावरों ने उसके पैरों पर छींटे मारे, जबकि सामने के दरवाजे से आए हमलावरों ने उसके चेहरे और छाती पर वार किया। डेरेक जोर जोर से हंसने लगा। तारानकन, खैर, ये बिल्कुल वैसा नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी, लेकिन जैसा कि आप स्वयं सुन सकते हैं, ये छोटा सा शिशु बिल्कुल ठीक से सांस ले रहा है। तारानकन दाई ने बच्चे को साफ करने के लिए उसे दूसरी महिला को सौंप दिया। डेरेक लगातार हंसता रहा। उसे अपने काम पर गर्व था। गर्म पानी और कपड़े से अपना चेहरा धोने के बाद बूढ़ी डायन ने अपनी बाईं तर्जनी उंगली को हवा में एक वृत्त बनाते हुए बीच में दाएं से बाएं की ओर मारा। फिर उसने एक शब्द बोला, एकेदू। उसकी उंगली पर एक काली ऊर्जा प्रकट हुई। उसने उसे अपनी गीली ड्रेस और फिर अपने जूतों पर दिखाया। मल और मूत्र की गंध अचानक गायब हो गई और साथ ही उनका स्रोत भी गायब हो गया। डेरेक ने आश्चर्य से मुंह खोले हुए देखा कि उसका मल सूखकर चूर चूर हो गया और धूल में बदल गया। यह उन फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में से एक को देखने जैसा था, जिसमें 1 मिनट में आप एक बीज को फूल बनते हुए देख सकते थे। हाइजेनबर्ग की दाढ़ी, वो सिर्फ एक बूढ़ी दाई नहीं है, वो एक असली जादूगरनी है जो चमकती है। मैं अपने पूरे 3 जन्मों में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ कि मैं इतना गलत हो जाऊं। डेरेक बहुत खुश था, और न केवल इसलिए कि उस दुनिया में जादू था, बल्कि इसलिए भी कि जैसे ही उसने एकेडू शब्द सुना, उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ क्लिक हो रहा है। मानो उसके अंदर कुछ गहराई में जड़ें जमाना शुरू हो गया हो और अचानक उसकी नई वास्तविकता के मूल ढांचे में समा गया हो। वो अपने मन में जादुई शब्द को बार बार दोहराने लगा तथा गोलाकार उंगली की हरकत के प्रत्येक विवरण को अपनी स्मृति में उकेरने का प्रयास करने लगा। तारानकन, अब जब मैं शुद्ध हो गई हूं तो मुझे रक्तस्राव रोकने दो, प्रिय। तारानकन चिकित्सक मां के पास आया और उसके निचले भागों पर अपने हाथ रख दिए। क्या अब एक और जादू का समय आ गया है? कृपया मुझे दिखाओ, डेरेक ने मन ही मन विनती की। नाना ने पहले अपनी अंगुलियों को फैलाया, फिर दोनों हाथों को गोलाकार गति में चलाना शुरू किया। पहले अपने सिर के ऊपर, फिर अपनी बाहों को जितना हो सके उतना खोला, फिर अपने हाथों को अपनी नाभि की ऊंचाई पर हथेली को पीछे की ओर रखते हुए जोड़ लिया। विनरे लख्त, डेरेक ने पूरी तरह से कपड़े लपेटकर उसकी सभी गतिविधियों की नकल करने की कोशिश की, कदम दर कदम, हर एक विवरण को याद करने की कोशिश की, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। डेरेक की मां के शरीर के निचले हिस्से पर रोशनी का एक गोला छा गया और वह जल्दी ही अपनी रंगत वापस पा गई। पीली त्वचा फिर से स्वस्थ गुलाबी हो गई
जबकि उसके चेहरे से दर्द और थकान के सारे निशान गायब हो गए। एक बार फिर उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ। डार्क मैजिक के बाद वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि केवल पावर शब्द सुनने से उसके और लाइट मैजिक के बीच एक कनेक्शन स्थापित हो गया था। डेरेक मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। अगर और मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास पर्याप्त जादुई प्रतिभा है तो इसका मतलब है कि वास्तव में एक तीसरा छिपा हुआ विकल्प है। उसने सोचा, मैं एक जादूगर बन सकता हूं और अपने जीवन में पहली बार आजादी से जी सकता हूं। कोई बंधन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन बेहतर है कि अति उत्साही न बनो। मेरी किस्मत से मेरे पास बस एक खराब प्रतिभा हो सकती है या। उसकी सोच अचानक बाधित हो गई। वो महिला जिसने उस क्षण तक उसे पकड़ रखा था, उसे उसकी मां को सौंप रही थी। तारानकन, नाना, क्या तुम्हें यकीन है कि वो ठीक है? वो अभी तक रोया नहीं है, और हंसे या न हंसे, वो बहुत शांत है। जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए मुझे सचमुच डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। तारानकन। उन शब्दों के बाद शोरगुल वाला कमरा उदास हो गया। डर था कि वो कुछ हद तक जिम्मेदार है और विकल्प नंबर 3 को तलाशने के लिए काफी उत्सुक था। डेरेक ने अपना सर्वश्रेष्ठ बच्चा होने का नाटक किया, खिलखिलाया, मुस्कुराया और रास्पबेरी की आवाजें निकाली। नाना को लगा कि इस तरह के आरोपों से उनके पेशेवर गौरव को ठेस पहुंची है, लेकिन यह उनकी चिंतित मां के साथ पहली बार नहीं था। वो एलिना को तब से जानती थी जब वो बच्ची थी और उसने उसके सभी बच्चों को जन्म दिया था। नाना इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि यह प्रसव उसके करियर का सबसे कठिन प्रसव था। प्रसव पीड़ा कई घंटों तक चली और रक्तस्राव को रोकने के लिए उसे कई बार उपचार मंत्र पढ़ने पड़े। जब वो आखिरकार बच्चे का सिर देख पाई तो उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। एलिना पूरी ताकत से लड़ रही थी लेकिन बच्चा लंगड़ा रहा था। इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने हाथों से बच्चे को बाहर निकालने लगी, लेकिन उसे पता चला कि उसका गला उसकी ही गर्भनाल से घोटा जा रहा था। उसे काटने और हटाने के बाद उसने अपने सभी बेहतरीन मंत्र आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक भयानक मिनट के लिए नाना को लगा कि बच्चा खो गया है। लेकिन फिर आखिरकार हीलिंग लाइट सक्रिय हो गई, जिससे बच्चे को उल्टी करने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे उसकी सांस की नली साफ हो गई। तभी और केवल तभी नाना ने आराम करने की विलासिता को वहन करना शुरू किया। NOWELL-BJN.C ओम। उपचार जादू कोई चमत्कार नहीं था। ये रोगी की जीवन शक्ति को बढ़ा सकता था, जिससे बीमारी से उबरना या चोट से ठीक होना आसान हो जाता था, लेकिन ये जीवन नहीं बना सकता था। नाना संवेदनशील थी, इसलिए उन्होंने समझा कि एलिना को जादू के बारे में कोई पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में आश्वस्त होने की जरूरत है। तारानकन, चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं कि सब ठीक है। तारानकन। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसने एलिना के गाल को सहलाया और डेरेक को उसकी बाहों से लिया, कपड़ा हटा दिया जैसे वो कोई खजाना दिखा रही हो। नाना ने सावधानीपूर्वक डेरेक को अपनी बाईं बाह की कोहनी में जकड़ लिया, फिर उसने अपना खुला दाहिना हाथ उसके चारों ओर घुमाया और कहा, विनेरे रॉड। उसकी हथेली से प्रकाश की एक छोटी सी किरण निकली, जो बच्चे के चारों ओर नाचती हुई उसकी छाती में प्रवेश कर गई। प्रकाश सिर से पैर तक फैल गया, जिससे उसके शरीर से मंद प्रकाश निकलने लगा। तारानकन, देखा, अगर उसके शरीर पर एक खरोंच भी आए तो मेरी चोट पकड़ने वाली मंत्र उस क्षेत्र को धूमिल कर देगी। तुम्हारा छोटा सूरज ठीक है। तारानकन। उसके शरीर में बह रही ऊर्जा डेरेक को सशक्त महसूस करा रही थी। अपने पिछले जीवन में उसने ऐसा सिर्फ कुछ ही बार महसूस किया था। जब उसने अपनी डिग्री प्राप्त की, जब उसने आखिरकार अपने माता पिता का घर छोड़ दिया, जब उसने गुंडों की पिटाई की, लेकिन उन सभी समयों में यह एक क्षणभंगुर भावना थी, जो अधिक से अधिक कुछ सेकंड तक ही टिकी रही। अब यह अलग था, ये सिर्फ एड्रेनालाइन नहीं था। असली जादू, असली शक्ति उसके अस्तित्व के हर रेशे में बह रही थी, जिससे उसे अजेय होने का एहसास हो रहा था। इसलिए जब जादू का असर खत्म होने लगा तो वो इसे स्वीकार नहीं कर सका। नहीं, मेरे पास वापस आओ, मुझे मेरी शक्ति वापस दो, डेरेक अंदर से चिल्लाया। उसने ऊर्जा के आखिरी तारों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें वहीं रहने देने की इच्छा जताई। डेरेक के शिशु के रूप में पहले दिन शांतिपूर्ण थे, लेकिन बोरिंग नहीं थे। उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उसे बस खाना, सोना, मल त्यागना और कभी कभी बच्चे की आवाज निकालना या उंगली पकड़ना ही करना था। इससे उसके पास अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए पूरा समय बच गया। पृथ्वी पर यह कोई रहस्य नहीं था कि बच्चों में वयस्कों की तुलना में सीखने की अधिक क्षमता होती है, और चूंकि उसका परिवार मानवीय या कम से कम मानवीय जैसा प्रतीत होता था, इसलिए वो आशा कर सकता था कि इस आयाम में भी यह बात सत्य हो। वो जो देख सकता था, उससे उसका शरीर पृथ्वी ग्रह के किसी बच्चे से अलग नहीं था। वो उसकी दिल की धड़कन सुन सकता था, सांस लेते समय उसकी छाती फूलती और सिकुड़ती थी। यहां तक कि प्रजनन तंत्र भी एक जैसा था। यही बात उसके नए परिवार के लिए भी कही जा सकती है। अगर जादू का अस्तित्व न होता तो वो बस समय के माध्यम से यात्रा करने के बारे में सोचता, लेकिन चीजें स्पष्ट रूप से इतनी सरल नहीं थीं। डेरेक ने तुरंत ही मैं अब किस जाति का हूं जैसी सभी परिकल्पनाओं को अति सोच समझकर खारिज कर दिया।
शिशु होने का एक लाभ यह था कि अज्ञानता बिल्कुल ठीक थी। जब समय आएगा कोई न कोई उसे सिखा देगा। उसने तय किया कि उसकी दो प्राथमिकताएं हैं। पहली, अपनी भाषा सीखना। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए, और उसके पास सिर्फ इतना समय था कि उसे मंदबुद्धि मान लिया जाता, इसलिए वो ढिलाई नहीं बरत सकता था। दूसरा, उसे किसी तरह जादू या कम से कम इसकी नींव को समझना था, और इसकी भी एक समय सीमा थी, क्योंकि उसकी सीखने की क्षमता तभी चरम पर थी जब उसका मस्तिष्क बढ़ना बंद हो गया था। इसके बाद वो जादू के लिए समान प्रतिभा और स्वभाव वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जादू को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया। धीमी गति से सीखने वाला माना जाना जीवन भर कमजोर रहने और पुनर्जन्म के लिए मजबूर होने से कहीं बेहतर था। डेरेक ने नई दुनिया में अपना पहला दिन अपनी मां के साथ बिस्तर पर बिताया, जबकि उसके पिता लड़कों के कमरे में सोते और आराम करते थे। जब भी कोई उससे बात करता तो वो ध्यानपूर्वक सुनता और सामान्य शब्दों या पैटर्न को समझने की कोशिश करता। बाकी समय जब वो खाना नहीं खा रहा होता या कपड़े का डायपर नहीं बदल रहा होता, तो वो अपने ज्ञात 3 मंत्रों में से किसी एक का जाप करने का प्रयास करता। एकिडू, विनिरे लिखात और विनिरे रॉटू। हर प्रयास विफल रहा। वो अपने अंदर एक कण भी शक्ति महसूस नहीं कर सका। उसने जो देखा और जो उसने पृथ्वी के कालकोठरी और लूटपाट से जाना, उसकी तुलना करने पर उन मंत्रों में स्पष्ट रूप से एक मौखिक और शारीरिक घटक था। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता था, या कम से कम उसे ऐसी उम्मीद थी। अन्यथा जब तक वो बात करने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। असफलता के बाद उसकी चिंता बढ़ती गई। अज्ञात और कल का डर बढ़ने लगा। साथ ही शौच और खुद को गीला करने की आदत डालना भी सुखद एहसास नहीं था। वो खुद से जादू नहीं कर सकता था, लेकिन वह अभी भी उसमें छिपी शक्ति को महसूस कर सकता था, और उसने अपनी शक्ति से उसे पोषित करना शुरू कर दिया। डेरेक की रोशनी मंद होना बंद हो गई और उसकी जगह और अधिक प्रबल हो गई। नाना अवाक रह गई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जादू का ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। डेरेक चाहता था कि यह हमेशा के लिए बनी रहे, लेकिन 1 सेकंड बाद ही वो थकावट के कारण सो गया, और प्रकाश तुरंत गायब हो गया। नाना ने बच्चे को फिर से लपेटा और उसे उसकी मां की गोद में लौटा दिया। नाना, वो क्या था? एलेना ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़ी मरहम लगाने वाली को पता नहीं था कि क्या जवाब देना है। उसके दिमाग में कई संभावनाएं उभरी, और उन सभी के लिए लंबे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी जो बेवजह एलेना को चिंतित कर देंगे और शायद नाना को मंत्र दोहराने के लिए मजबूर कर देंगे। दिन काफी लंबा था और वह इसे आवश्यकता से 1 सेकंड भी अधिक बढ़ाने का इरादा नहीं रखती थी, इसलिए उसने अपने बचपन की पसंदीदा परीक्षा से एक पंक्ति उधार ली। तारानकन, मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि नवजात शिशु को प्रकाश का आशीर्वाद मिल सकता है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल खुशियां मनानी चाहिए। शुक्र है कि उसकी मां ने उसे प्यार और स्नेह से भर दिया, जिससे उसका दिन पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ। अपनी पिछली जिंदगी के कारण माताओं के बारे में उसके पूर्वाग्रह के बावजूद एलिना उसे प्यार और सुरक्षा का एहसास कराने में कामयाब रही। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। पहले दिन का अंतिम परिणाम ये था कि जादू में उसकी कोई प्रगति नहीं हुई, भाषा में भी कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन उसकी मां एक अच्छी माता पिता प्रतीत हुई, और उसने आखिरकार अपना नया नाम सीखा, लित। दूसरे दिन उसकी दुनिया उलट गई। एलिना ने जंगली बैल जैसी ताकत दिखाते हुए निर्णय लिया कि वह आराम करने से ऊब चुकी है, और वह दैनिक कामों में मदद करने के लिए उठ खड़ी हुई। लित को उसका पूरा फिगर देखने का मौका मिला। पिछले दिन बच्चे को जन्म देने के बावजूद वो एक अच्छी दिखने वाली महिला थी। उसकी उम्र 20 के आसपास थी। वो निश्चित रूप से सभी जगहों पर अच्छी तरह से संपन्न थी। कड़ी मेहनत से एक फिट शरीर के साथ उसके कंधे की हड्डियों तक लंबे बाल एक सुंदर हल्के भूरे रंग के थे, जिसमें लाल रंग के शेड्स थे। मोमबत्ती की रोशनी से ऐसा लग रहा था जैसे अंदर लपटें नाच रही हों। धूप वाले दिन में मां को खुले बालों में देखना वाकई एक अद्भुत नजारा होगा, डेरेक ने सोचा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि लित अभी भी बच्ची थी, या शायद मां बेटे के रिश्ते के कारण, लेकिन लित को उस पर बहुत गर्व था। उन्होंने ये भी पाया कि वो ब्रा या अंडरपैंट का उपयोग नहीं करती थी। ड्रेसिंग खत्म होने के बाद उसने लित को लपेटा, जिससे उसका हिलना डुलना असंभव हो गया। फिर एलिना ने उसे अपने सैश में रखा। इसे बच्चे के पालने की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो उसे कम से कम मेहनत के साथ केवल एक हाथ से आसानी से पकड़ सके। वो छोटे से शयन कक्ष से बाहर निकली और देखा कि उसकी बड़ी बेटी एलिजा चिमनी से खेल रही थी। तारानकन, हे भगवान, तुम क्या कर रही हो? लिली, अभी तो सूरज भी नहीं निकला है, तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम्हें आग से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है, तारानकन, उसने फुसफुसाते हुए कहा, घर को न जगाने की कोशिश करते हुए। तारानकन, मुझे खेद है, माँ। मैं बस आप सभी को आश्चर्यचकित करना चाहती थी। आपको पहले से ही गर्म घर और तैयार नाश्ते में जगाना चाहती थी। तारानकन, एलिजा के चेहरे पर केवल गंभीर चिंता दिखाई दे रही थी। तारानकन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मूर्ख मधुमक्खी। तुम्हारी मम्मी बच्चों के मामले में माहिर है। तारानकन, एलिना ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। एलिजा अपने जुड़वा भाई के साथ सबसे बड़ी संतान थी।
वो 8 साल की थी और उसके सुनहरे बाल काले रंग के शेड्स के कारण ही उसे यह उपनाम दिया गया था। NOWELL-BE ओम। एलिना ने उसे चिमनी से दूर भगाया और उंगली के एक झटके से आग जला दी। इन्फिरो, भगवान का शुक्र है, लित ने खुशी जताई। एक बार फिर मुझे एक नए तरह के जादू की खोज करते समय अजीब सा एहसास हुआ। इससे साबित होता है कि मैं सिर्फ कल्पना नहीं कर रहा था। एलिना ने लिली को खिड़कियां खोलने के लिए भेजा ताकि भोर का प्रकाश अंदर आ सके और वह नाश्ता तैयार कर सके। एलिना ने एक केबिन से कई सब्जियां निकाली और उन्हें चाकू से काटना शुरू कर दिया। कुछ सब्जियां लित को जानी पहचानी सी लगी, जैसे कुछ आधे आलू और अजीब रंग की गाजरें। बाकी सब एक रहस्य थी। ऐसा नाश्ता करने के विचार से लित को लगभग रोना आ गया। अपने पिछले जन्म में उसे सब्जियां कभी पसंद नहीं थी। वे सभी स्वादहीन थी। चाहे वो कितनी भी सब्जियां खा ले, आधे घंटे के भीतर उसे फिर से भूख लग जाती। एलिना ने सभी चीजों को एक छोटे तांबे के बर्तन में ठूंस दिया और एक हुक की मदद से उसे आग के ऊपर एक धातु की पट्टी पर लटका दिया। फिर एक उंगली के झटके से उसने कहीं से पानी निकाला और कढ़ाई को भर दिया। लित और एलिजा दोनों बहुत खुश थे, यद्यपि उनके कारण बिल्कुल अलग अलग थे। लित के लिए इसका मतलब था उम्मीद। शब्दों या सटीक हाथ की हरकतों के बिना भी मंत्र पढ़े जा सकते थे, और इससे उसे पता चला कि उसके लिए अभी भी शिशु अवस्था में जादू का अभ्यास करने का एक वास्तविक मौका था। एलिजा के लिए ये गर्व की बात थी। जादू तो आम बात थी, लेकिन जब भी एलिना कोई मूक जादू करती तो ऐसा लगता था मानो कोई असली जादूगर काम कर रहा हो। तारानकन, आप बहुत अद्भुत है, माँ। तारानकन, एलिजा की आंखें प्रशंसा से भरी थीं। तारानकन, क्या मैं कभी जादू में आपकी तरह कुशल हो पाऊंगी? तारानकन, तारानकन, बेशक तुम ऐसा करोगी, मूर्ख मधुमक्खी। तारानकन, एलिना ने दयालु मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जबकि मन ही मन उसने ये भी कहा, 10 से अधिक वर्षों के काम के बाद, हर एक दिन। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ नाश्ता करने के लिए उठे। परिवार में राज, पिता, एलिना, 2 बेटियां एलिजा और तिस्ता, और 2 बेटे ओरपाल और ट्रियन शामिल थे। लित तब निराशाजनक निश्चितता के साथ यह स्थापित कर सके कि इंडोर बाथरूम जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने जो देखा उसके अनुसार घर में एक बड़ा कमरा था जिसका उपयोग भोजन कक्ष, रसोईघर और पेंट्री के रूप में किया जाता था, जिसमें 3 दरवाजे थे जो विभिन्न शयन कक्षों की ओर खुलते थे, और इसके अलावा कुछ नहीं था। नाश्ता अपेक्षाकृत शांत था, इसलिए जब उसके पिता ने कुछ जग भरे तो उसे जल्द जादू सीखने में कोई परेशानी नहीं हुई। जोरुन, जब सभी लोग अपने दैनिक कामों के लिए चले गए, तो एलिना लित के साथ एक रॉकिंग चेयर पर चली गई। सुबह के समय उसे ये जानकर खुशी हुई कि नई दुनिया में बर्तन धोना या फर्श साफ करना जैसे दैनिक काम जादू से किए जाते थे। अपनी रॉकिंग कुर्सी पर बैठे हुए एलिना अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को घुमाते हुए ब्रेजा बोलती थी, जिससे 3 छोटे छोटे बवंडर उत्पन्न होते थे, जिन्हें वो धूल को इकट्ठा करने और उससे छुटकारा पाने के लिए पूरे घर में घुमाती थी। जब भी कोई व्यक्ति फर्श को मिट्टी या कीचड़ से गंदा कर देता था, तो कलाई का एक झटका और मैग्ना कहकर उसे उसी दरवाजे से वापस भेज दिया जाता था जिससे उसे अंदर लाया गया था। लित को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि जादू का इस्तेमाल कितना आम है। परिवार में हर कोई, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए जादू का इस्तेमाल करते थे। जब सोने का समय आया तो लित कुछ जादू करने के लिए बेताब था। उसने अपने हाथ और पैर आजाद होने के लिए बहुत समय तक इंतजार किया था। एलिना लगभग तुरंत ही सो गई, फिर भी लित इतना अधीर था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने घंटों इंतजार किया हो। पूरे दिन सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह पहले केवल हवाई जादू का ही प्रयास करेगा, जब तक कि उसे अपनी जादू नियंत्रण क्षमताओं पर पूरा विश्वास न हो जाए। आग एक नौसिखिए के लिए बहुत खतरनाक थी, जबकि पानी और रोशनी आसानी से उसकी मां को जगा सकती थी। वो कमरे की मंद रोशनी में नियंत्रित करने के लिए कोई गंदगी नहीं देख सकता था, और अंधेरे जादू के साथ खिलवाड़ करने से बहुत डरता था जब तक कि उसे इसके बारे में बेहतर समझ न आ जाए। इसलिए उसने अपनी छोटी बांह घुमाई और कहा, या कुछ नहीं हुआ। लित ने हार मानने से पहले अनगिनत बार कोशिश की और असफल रहा। उसे नहीं पता था कि उसका शिशु शरीर कितनी देर तक सो पाएगा, इसलिए उसने निराश होना छोड़ दिया और सोचना शुरू कर दिया। जादू आम बात थी। जब भी वो पहली बार कोई तात्विक जादुई शब्द सुनता था, तो उसके अंदर कुछ घटित होता था, जैसे तात्विक ऊर्जा के साथ संबंध स्थापित हो गया हो। ये सब अच्छी खबरें थीं, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह हमेशा असफल क्यों होता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पहली कोशिश में सफल हो जाएगा, लेकिन उसने सोचा था कि कुछ तो होगा ही। हवा का एक छोटा सा झोंका, एक जादुई चिंगारी, कुछ भी काम आ सकता है। इसलिए वो उस समय के बारे में सोचने लगा जब मरहम लगाने वाले ने उसे शक्ति से भर दिया था। यह एहसास उसके लिए नया नहीं था, लेकिन उसने इसे कभी इतना तीव्र अनुभव नहीं किया था। लित ने अपनी याददाश्त को खंगाला जब तक कि उसे जवाब नहीं मिल गया। यह वही अनुभूति थी जो उसे तब हुई थी जब उसने बुनियादी सांस लेने की तकनीक सीखते हुए एकिडो का अभ्यास करना शुरू किया था। खैर, मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं।
लित ने अपने डायाफ्राम से सांस ली, गुदा को शिथिल किया ताकि विश्व ऊर्जा अंदर आ सके। इसके बाद वह गुदा को सिकोड़ता था, कुछ सेकंड के लिए सांस को रोक लेता था ताकि ऊर्जा अंदर स्थापित हो जाए, फिर सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को आराम देता था। पृथ्वी पर वापस आकर उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि अभ्यास के अपने पहले दिनों में उन्हें जो मादक अनुभूति हुई थी वो किसी प्रकार का प्लेसिबो प्रभाव मात्र था। उसका भोला भाला युवा मन स्वयं को यह भ्रम दे रहा था कि कमजोर लोग केवल की आंतरिक ऊर्जा की बकवास पर विश्वास करने और उसका अभ्यास करने से चमत्कारिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि बाद में उसे वह अनुभूति केवल इसलिए बंद हो जाए क्योंकि उसकी मूल विश्व ऊर्जा बहुत कम हो गई थी। कुछ समय बाद लित को अपने शरीर के चारों ओर झुंझुनी महसूस होने लगी और फिर ऊर्जा उसके सौर जाल के अंदर घूमने और संघनित होने लगी। जितना अधिक वो श्वास तकनीक का अभ्यास करता, उतना अधिक स्पष्ट रूप से वो महसूस कर पाता कि ऊर्जा अधिक स्थिर हो रही है। उसके पुराने वीडियो गेम में मन हमेशा नीला होता था, इसलिए उसने अपने सौर जाल के अंदर एक नीले रंग के गोले की कल्पना की। थोड़ी देर बाद लित को शक्ति से भरपूर महसूस हुआ। आखिरी बार अपनी सांस रोककर उसने आदेश देने से पहले अपनी छोटी बांह घुमाई। या जब वो कंबल की ओर बढ़ रहा था तब उत्पन्न हुई हवा से उसकी मां के बाल बमुश्किल हिल रहे थे। फिर भी वो मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। ये वास्तव में एक शानदार शुरुआत है। अगले सप्ताहों में लित के दिन एक सख्त दिनचर्या में बीतने लगे। दिन के समय जब वो पूरी तरह से व्यस्त रहते थे तो उनका ध्यान केवल श्वास तकनीक का अभ्यास करने तथा अपने परिवार और उनकी भाषा के बारे में अधिक से अधिक सीखने पर होता था। रात में वो जादू का अभ्यास तब तक करता रहता जब तक कि थककर उसे नींद न आ जाए। फिर जैसे ही वो जागता वो फिर से शुरू कर देता जब तक कि एलिना दिन के लिए उठ नहीं जाती। एक से ज्यादा बार उसने छुट्टी लेने की कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। एक बच्चे के रूप में जीना आसान नहीं था, इसके विपरीत बहुत तनावपूर्ण था। वो बोल नहीं सकता था, यहां तक कि वो शब्द भी नहीं बोल सकता था जो उसने अपने परिवार को डराने के लिए पहले ही समझ लिए थे। वो हिलडुल नहीं सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय देखने, सोने, खाने और शौच के। वो हर छोटी छोटी बात के लिए किसी और पर इतना असहाय और आश्रित रहने का आदी नहीं था। बहुत ज्यादा खाली समय उसे पागलपन की कगार पर ले जाता। इसलिए वो अभ्यास करता रहा और अभ्यास करता रहा, अपनी नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता रहा, बिना इस बात पर अधिक सोचे कि उसकी स्थिति कितनी बेतुकी और तर्कहीन थी। जैसे जैसे लित की शक्तियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे उसका नियंत्रण भी बढ़ता गया और कुछ सप्ताह के बाद वह पृथ्वी जादू और जल जादू को आजमाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस करने लगा। वो हमेशा सावधान रहता था, कभी भी पानी की कुछ बूंदों से ज्यादा जादू नहीं करता था या मुट्ठी भर मिट्टी से छेड़छाड़ नहीं करता था। उसने पाया कि तत्वों को बीच हवा में तैराना संभव था, लगातार मैना खर्च करके उनके आकार और आकार को बदलना। उसके बाद उन्होंने अपनी रात की ट्रेनिंग को शक्ति के बजाय फोकस और नियंत्रण पर केंद्रित कर दिया। उनका मन बहुत सीमित था और वह अपने कवच को उड़ाने के जोखिम पर बहुत सारी चीजें करने के बजाय कुछ जटिल चालें पूरी तरह से करना पसंद करते थे। चाहे जादू कितना भी आम क्यों न हो, लित को संदेह था कि इसका अभ्यास करने वाला बच्चा किसी भी तरह से चौंकाने वाला या डरावना नहीं होगा। लित को डर था कि कहीं उसका परिवार उसे छोड़ न दे या इससे भी बदतर उसे मार न दिया जाए। वो एक बार फिर मौत से डर गया क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। एक और दुनिया खोजने की क्या संभावना थी जहां जादू मौजूद था, एक प्यारे परिवार में एक बच्चे के रूप में जन्म लेने की? शून्य, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अपने पत्ते अच्छे से खेलने थे और जितना संभव हो सके उतना उन्हें छिपाकर रखना था। अपनी प्रतिभा का एक संकेत भी प्रकट करने से पहले उसे ये जानना था कि उस दुनिया के मानक क्या थे। कितनी प्रतिभा को अच्छा माना गया, कितनी प्रतिभा को राक्षस मानने से विभाजित किया गया। उनका मन सदैव चिंताओं से भरा रहता था और केवल प्रशिक्षण ही उनकी चिंता को कम कर सकता था। शाम 3 महीने के बाद वह मौन जादू में इतना कुशल हो गया कि उसने चिमनी पर अग्नि जादू का भी प्रयोग किया। आग पहले से ही जल चुकी थी और जब सभी लोग नाश्ते के दौरान बातचीत और खाने में व्यस्त थे तो उसने लपटों को अपनी इच्छानुसार नचाने की कोशिश की। यह असफल रहा क्योंकि लपटें बहुत तेज थीं और दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसके मन का कोई असर नहीं हो सका। फिर भी वो प्रयास करता रहा क्योंकि वो अभी भी स्वयं से लेकर अग्निकुंड तक जादू के प्रवाह को महसूस कर सकता था। इसलिए यह उसके लिए अपने मानसिक ज्ञान और सीमा का विस्तार करने के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण था। इस प्रशिक्षण का एकमात्र नकारात्मक पहलू यह था कि लित को जल्दी भूख लग जाती थी। सौभाग्य से वो एलिना का पहला पेटू नहीं था और उसके पास दूध की कोई कमी नहीं थी। एक और महीना बीत गया और एलिना ने उसे दूध छुड़ाना शुरू कर दिया। ये घटना 2 कारणों से सार्थक थी। पहला ये कि लित ने देखा कि उसके घर में भोजन प्रचुर मात्रा में नहीं था, इसलिए भले ही उसके पास अभी भी समृद्ध शब्दावली नहीं थी, फिर भी वह हर बार जब उसे भोजन की आवश्यकता होती थी तो अपने माता पिता की चिंतित अभिव्यक्ति को पढ़ सकता था। अपने मूल में अभी भी एक कठोर हृदय, निंदक, मानवद्वेषी होने के बावजूद लित इसके बारे में दोषी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका।
वे उसे एक बच्चे की तरह प्यार करते थे, जबकि वो उन्हें मेजबान से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। एक परजीवी की तरह एकमात्र अपवाद एलिना और अलिजा थी, जो उसकी बड़ी बहन थी, जो उसकी माँ के साथ मिलकर उसकी देखभाल करती थी। उनके निरंतर प्यार, स्नेह और देखभाल से वो अपनी भावनात्मक रक्षात्मक दीवार को तोड़ने में कामयाब हो गया था। जितना अधिक समय वो उनके साथ बिताता, उतना ही वो उन्हें अपने असली परिवार का हिस्सा मानता, न कि केवल ऐसे लोग जिन्हें वह नाक से दबाता था। इसलिए उन्होंने अपने प्रशिक्षण को सीमित करना शुरू कर दिया, ताकि भोजन की मात्रा उनकी सामर्थ्य से अधिक ना हो। यहाँ तक कि सही मात्रा का पता लगाने के लिए भी काफी प्रयास करने पड़े, क्योंकि बहुत कम मात्रा बहुत अधिक होने से भी अधिक चिंता का कारण बन सकती थी। दूसरा कारण विश्व परिवर्तनकारी खोजें थी। जादू का प्रशिक्षण यथासंभव बंद करने के लिए मजबूर होने के कारण लित के पास अब खाली समय था, जिसका उपयोग वह श्वास तकनीक का अभ्यास करने में करता था, जिसे उसने संचय नाम दिया। इस तरह उनकी आंतरिक ऊर्जा, जिसे उन्होंने लंबे समय तक मैनाकोर के रूप में नामित किया था, तेजी से बढ़ी और एक अड़चन के बिंदु पर पहुंच गई। जाहिर है, उसका शरीर इतना बड़ा या मजबूत नहीं था, या दोनों ही नहीं था, कि वह अनिश्चित मात्रा में मैना को संभाल सके। लित ने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका शिशु शरीर तेजी से बढ़ रहा था और उसके पास मैना कोर को बढ़ाने के लिए बस इतना ही समय था। तो बिना यह एहसास किए उसका शरीर और मन कोर एक साथ विकसित हो गए थे। लेकिन अब संतुलन टूट चुका था और संचय का अभ्यास करने से उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द करने लगता था, इसलिए उसे मजबूरन रुकना पड़ा। सौभाग्य से उसे अभी भी अच्छा खाना मिल रहा था और उसका विकास तेजी से हो रहा था, इसलिए कोई भी शारीरिक व्यायाम न कर पाने के बावजूद बाधाएं ज्यादा देर तक नहीं रहीं। दूसरी खोज उस पर जादू का अभ्यास न करने या संचय का उपयोग न करने के लिए दबाव डाले जाने का परिणाम थी। अपनी अड़चन की स्थिति का अध्ययन करते हुए उन्होंने पाया कि सांस रोकने के चरण को हटाकर सांस लेने की तकनीक को संशोधित करना संभव था। इस तरह विश्व ऊर्जा उसके शरीर में अंदर और बाहर प्रवाहित होगी, जिससे उसे अच्छी रात की नींद की तरह ऊर्जा मिलेगी। लित ने इस नई तकनीक का नाम इन्विगोरेशन रखा। कई प्रयासों के बाद उन्होंने पाया कि विश्व का मान उन्हें कई दिनों तक जागते रहने की अनुमति दे सकता है, लेकिन अनिश्चित काल तक नहीं। हर बार जब वो इन्विगोरेशन का प्रयोग करता, तो ऊर्जा देने वाला प्रभाव कम होता जाता और केवल सोने से ही इसकी प्रभावशीलता पुनः बहाल होती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज, जैसा कि लगभग हमेशा होता है, संयोग से हुई। अपने खाने के सेवन को समायोजित करने के बाद लित का सबसे बड़ा दुश्मन भूख बन गया था। वह हल्की भूख नहीं, जिसे कैंडी बार या व्यस्त सुबह की लालसा से ठीक किया जा सकता है। यह ऐसी भूख थी जो कभी नहीं जाती, हमेशा छिपी रहती है, यहाँ तक कि खाने के तुरंत बाद भी। हालांकि लित भूखा नहीं था, लेकिन यह ऐसी चीज थी जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। अपने पहले जीवन के सभी दुर्भाग्यों के बावजूद भोजन कभी भी एक मुद्दा नहीं रहा। वह हमेशा अपने दिल की इच्छा के अनुसार खाने में सक्षम था, यहाँ तक कि वह खाने के मामले में भी खुद को बहुत ज्यादा पसंद करने की अनुमति देता था। लेकिन अब वो इतना भूखा था कि उसने आखिरी निवाला तक खाया, और अगर उसका शरीर उसे अनुमति देता तो वो प्लेट को चाटकर साफ करने में संकोच नहीं करता। अच्छे दिनों में जब हिस्से बड़े होते थे तो ये शोर जैसा होता था, परेशान करने वाला, लेकिन आसानी से अनदेखा किया जा सकता था। लेकिन बुरे दिनों में, या तो इसलिए कि राशन कम था या इसलिए कि वह जादू के अभ्यास में बहुत ज्यादा मन खर्च कर रहा था, यह उसके सिर में कांटा बन जाता था। उसे इतनी भूख लगती कि दिन भर सिर में दर्द रहता, अक्सर चक्कर आने लगता और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाता। खाना ही एकमात्र ऐसी चीज होती जिसके बारे में वो सोचता या सपने देखता। बेशक वो परिवार में भूखा अकेला नहीं था। एलिना के अलावा केवल उसके भाई बहन ओरपल और अलिजा को ही उसे खाना खिलाने का काम सौंपा गया था। और जबकि अलिजा का दिल बड़ा था और वह अपनी मां की तरह बनने की कोशिश करती थी, ओरपल दिन ब दिन क्रोधित और भूखा होता जा रहा था। वह अक्सर उन दिनों के बारे में सोचता रहता था जब वो और उसकी जुड़वा बहन घर में अकेले बच्चे थे। अब उसे न केवल अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता था, बल्कि भोजन, कपड़े आदि के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक बार जब उसके पास सिर्फ अपने लिए कमरा था तो उसे ट्रियोन के साथ साझा करना पड़ा। ये बस समय की बात थी कि लित आकर उसके पास बची हुई थोड़ी बहुत निजी जगह भी छीन ले। ओरपल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जैसा गरीब परिवार क्यों बच्चे पैदा करता रहेगा। सर्दी का मौसम था, इसलिए ज्यादा काम नहीं था, इसलिए उनके पास खाने पीने का सामान इकट्ठा करने के ज्यादा मौके नहीं थे और उन्हें बसंत तक काम चलाना पड़ा। उस समय एलिना और राज, पिता, घर वापस आ रहे थे। लित की हताश चीखें सुनकर वे उसे देखने के लिए वापस दौड़े। जब उन्होंने ओपल को जमीन पर उल्टी करते हुए पाया तो उन्हें समझ में आ गया कि क्या हुआ है। उन्हें पहले से ही संदेह था, क्योंकि जब भी ओपल लित को खाना खिलाता था तो वह हमेशा सामान्य से ज्यादा भूखा होता था। लेकिन अब उनके पास सबूत था। उल्टी के तालाब के अंदर बिना पचा हुआ मलाईदार सूप दिन की तरह साफ था। राज गुस्से से लाल हो गया। तारानकन, तुम छोटे तारानकन, लेकिन उसे रुकना पड़ा। उसके दूसरे बच्चे भी वापस आ गए थे। मैं तुमसे बहुत निराश हूं, ओरपल, एलिना ने कहा।
ये देखकर कि उसका पति बहुत गुस्से में था और बोल नहीं पा रहा था। तारानकन, अब से एलिना ही लित को खाना खिलाएगी। तुम अस्तबल में उसकी सारी शिफ्ट संभाल सकती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम भी घास खा सकती हो। तारानकन, लेकिन माँ, ओरपल ने अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा। उसे गायों और उनकी गंध से नफरत थी। तारानकन, कोई परंतु नहीं, नौजवान। तारानकन रास चिल्लाया। तारानकन, और यह सजा काफी नहीं है। एलिना, लित के लिए एक और कटोरा तैयार करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो, और ओरपल के हिस्से से खाना ले लो। उसे सीखना चाहिए कि बुरे कामों के परिणाम होते हैं। तारानकन, वे लित के लिए बहुत तेज बोल रहे थे, और बहुत सारे अज्ञात शब्द थे। लेकिन ओरपल अभी अभी पीला पड़ गया था, इसलिए यह अच्छी खबर होनी चाहिए थी। ओरपल रोने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन लित ने जोर से रोना सुनिश्चित किया। इसलिए राज और एलिना दोनों ने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया और उसे जानवरों की देखभाल करने के लिए भेज दिया। सूप और दूध की भरपूर मात्रा में खुराक लेने के बाद लित आखिरकार इस बात पर ध्यान केंद्रित कर पाया कि क्या हुआ था। कई दिनों तक परीक्षण और त्रुटिपूर्ण प्रयोगों के बाद उसने अपनी नई मिली क्षमता की मूल बातें समझ ली थी और जादू की बहुत गहरी समझ हासिल कर ली थी। लित ने पाया कि जब वो कोई मौलिक जादू करता है तो वास्तव में इसमें 3 चरण की प्रक्रिया शामिल होती है। सबसे पहले वह मन उत्सर्जित करता है, फिर उसे उस विश्व ऊर्जा के साथ मिलाना होता है जिसे वह हेरफेर करने की कोशिश कर रहा था। अंतिम चरण सबसे कठिन था, जादू और उसके प्रभावों को नियंत्रित करना। आत्मा जादू ने दूसरे चरण को छोड़ दिया। इसमें केवल उसकी अपनी शक्ति का उपयोग किया गया, बिना किसी मौलिक ऊर्जा को उधार लिए। इससे यह अब तक के किसी भी जादू से अधिक कठिन हो गया और अधिक मन की खपत हुई। इसके लिए सामान्य जादू की तुलना में बहुत अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। शुद्ध मन का कोई भौतिक रूप नहीं था, इसलिए वो इसके प्रभावों में हेरफेर करने के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकता था। सब कुछ उसकी इच्छाशक्ति और कल्पना पर निर्भर करता था। वो जो कार्य करना चाहता था उसकी मानसिक छवि जितनी स्पष्ट थी, परिणाम उतना ही बेहतर था। इसकी सीमा भी बहुत सीमित थी, जो मुश्किल से 1 मीटर 3.28 फीट की परिधि तक पहुंच पाती थी। अपनी सभी सख्त सीमाओं के बावजूद लित ने आत्मा जादू के अलावा किसी भी चीज का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके बारे में अंतिम खोज ये थी कि आत्मा जादू में उसने जो भी सुधार किया वो सभी अन्य प्रकार के जादू पर भी लागू हुआ। अब उन्हें एक के बाद एक अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और इसलिए उन्होंने पहले की तुलना में बहुत तेजी से प्रगति की। समय समय पर वो अपनी प्रगति की जांच करने के लिए यादृच्छिक तत्व जादू का प्रयोग करता था, जिससे उस तत्व की गहनता की नई समझ प्राप्त होती थी। लित की प्रगति से उसे अपनी श्वास तकनीक में भी सुधार करने में मदद मिली। संचय के माध्यम से वो अब न केवल ये समझ सकता था कि अभ्यास के साथ उसके मन कोर का आकार कैसे बदल गया, बल्कि उसके शरीर में निहित मन की मात्रा का भी उसे मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। संचय का उपयोग करके वो विश्व ऊर्जा को अपने मन कोर में पहुंचाएगा, जिससे यह एक पिनहेड के आकार से कांच के पत्थर के आकार तक फैल जाएगा। एक बार जब मैना कोर संगमरमर के आकार का हो गया, तो आगे की प्रगति केवल तभी हो सकती थी जब भौतिक शरीर बलपूर्वक मैना कोर को वापस पिनहेड तक संपीड़ित कर दे। लित को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह घटना कैसे काम करती है, और उसे इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं मिला। मन कोर और शरीर विकास को साथ साथ चलना था, कोई शॉर्टकट नहीं था। बॉटलनेक तब हुआ जब लित ने संचय का उपयोग करने की कोशिश की, जब मैना कोर अभी भी अपने चरम आकार पर था। विश्व ऊर्जा को मैना कोर द्वारा खारिज कर दिया जाएगा, जो उसके शरीर के माध्यम से जंगली हो जाएगा और उसे नुकसान पहुंचाएगा। लगातार विस्तार और संपीड़न चक्रों से गुजरते हुए उसकी मन क्षमता पहले से ही अतुलनीय थी जब वो एक नवजात शिशु था। आत्मा जादू की खोज और अभ्यास के बाद लित को अपने शरीर के अंदर और बाहर अपने मन पर अधिक बेहतर नियंत्रण प्राप्त हो गया। वो स्फूर्ति तकनीक को संशोधित करने में कामयाब रहा, ताकि जब वो विश्व मन को सांस के साथ अंदर ले तो वह इसे अपने साथ मिला ले और अस्थायी रूप से अपनी सीमाओं को पार कर जाए। फिर वो परिणामी ऊर्जा का विस्तार करेगा, उसे सौर जाल से बाहर की ओर ले जाएगा, जब तक कि उसके शरीर के बाल भी मन से बहने न लगे। जब से उसने इन्विगोरेशन का आविष्कार किया था, तब से उसने अपने शरीर में गुणात्मक परिवर्तन देखा था। लित अब सर्दी और सिर को सहने में बेहतर था, और वो शायद ही कभी बीमार पड़ता था। जब उसका पूरा परिवार सर्दी से ग्रस्त हो जाता था, तो या तो वो लक्षण प्रकट होने से पहले ही ठीक हो जाता था या कुछ दिनों में ठीक हो जाता था। जब तक कि यह सब एक अजीब संयोग ना हो, इन्विगोरेशन को बेहतर बनाना मेरे शरीर को संयमित करने का एकमात्र साधन है। अगर मैं सही हूं, तो इसका मतलब है कि मैं इसे एक बैसाखी के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं जब तक कि मैं शारीरिक गतिविधि करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं हो जाता, उसने सोचा। NOVELBE ओम। उम्मीद है इससे मुझे अपने बॉटलनेक पीरियड से तेजी से निपटने में भी मदद मिलेगी। यह एक जुआ है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही भूख और बॉटलनेक के बीच 7 महीने के बच्चे के रूप में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जहां तक उनके पारिवारिक जीवन का प्रश्न है, तो आगामी महीनों में उसमें भी कुछ परिवर्तन हुए। ओरपल के साथ सूप वाली घटना के बाद भाइयों के बीच मतभेद पैदा हो गया।
लित स्वभाव से प्रतिशोधी था और उसका भाई भी। कभी कभी जब ओरपल क्रोधित होता तो वो उसे लित के बजाय लीच कहकर बुलाता, क्योंकि वो हमेशा अपने मन में उसे इसी नाम से पुकारता था। हर बार गलती करने पर उसे गंभीर डांट पड़ती थी, और जब वो अपने माता पिता के साथ कठोरता से बहस करते हुए ऐसा करता था तो उसे अच्छी तरह से पिटाई भी पड़ती थी। ओरपल ने अपने सभी दुर्भाग्य के लिए लित को दोषी ठहराया। जब भी वो कठिन समय से गुजरता तो वो छोटा सा बच्चा हमेशा हंसता रहता था। इसके बजाय लित और उसके माता पिता के बीच संबंध बेहतर और बेहतर होते चले गए। उसने पहले से ही बड़बड़ाते हुए शब्द बोलना शुरू कर दिया था, और जब एलिना उसे गले लगाती तो वह माँ कहता, और जब भी राज उसके पास आता तो वह दादा कहता। यदि ये दुनिया पृथ्वी के मध्य युग के समान है तो मेरे लिए अपने बूढ़े पिता की कृपा दृष्टि में रहना बेहतर है, जब तक कि मैं आत्मनिर्भर न हो जाऊं। ये लित का तर्क था। वो अभी भी पिता के रूप में बहुत डरता था, और उन दोनों के बीच वैसे भी ज्यादा रिश्ता नहीं था। राज हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था, जिससे उसकी पत्नी और बड़ी बेटी ज्यादातर समय बच्चे के साथ बिताती थी। अपने बचाव में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये गलत अनुमान लगाया था कि लित इतना छोटा है कि वह इस पर ध्यान नहीं दे पाएगा, तथा भविष्य में उनके पास समय होगा कि वे इस पर ध्यान दें, जैसा कि उन्होंने अपने अन्य बेटों के साथ किया था। राज उससे बहुत प्यार करता था और लित उसे हमेशा आश्चर्यचकित करती थी। उसे याद नहीं था कि वह बिना किसी कारण के रोया हो, यहाँ तक कि जब उसके दांत निकल रहे थे तब भी नहीं। यदि कोई उसके पालने से टकरा जाता या आवाज लगाता जबकि लित सो रहा होता, या कम से कम ऐसा दिखावा करता, तो वह आवाज नहीं करता बल्कि सोने से पहले चारों ओर देखता। लित को अलिजा से बहुत लगाव हो गया था। वो उसके लिए बहन से ज्यादा एक प्यारी आंटी की तरह थी। वो खुद को अलिजा में देख सकता था, अपने छोटे भाई की देखभाल कर रहा था जैसे वो काल की करता था। वो इस प्यार को व्यक्त करना चाहता था, लेकिन वो उसे देखते ही मुस्कुराकर हंस सकता था और उसे लाला कहकर पुकार सकता था। दरअसल वो अपने माता पिता के अलावा एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसका नाम बड़बड़ाने वाला था। ये कुछ खास नहीं था, लेकिन यह उसके लिए बहुत मायने रखता था। और इस तरह समय बीतता गया। उसके आने के 6 महीने बाद लित को पहली बार जमीन पर लिटाया गया और सख्त निगरानी में उसे रेंगना शुरू किया गया। 9वें महीने में वो चलने लगा और बड़बड़ाने से लेकर असली शब्दों तक पहुंचने लगा। अपने जन्मदिन के दिन जब उन्हें पता चला कि उस दुनिया में भी जन्मदिन होते हैं, तो उन्होंने स्वयं को सरल वाक्यांशों का प्रयोग करने की अनुमति दी तथा अपनी शब्दावली को पूरा करने के लिए प्रश्न बनाने शुरू कर दिए। शिशुओं के बारे में कुछ भी न जानने के कारण हर छोटी छोटी बात के लिए सही समय का पता लगाना बहुत तनावपूर्ण था। सौभाग्य से लित हमेशा कुछ करने के लिए, सीखने के लिए, उचित समय का पता लगाने के लिए धोखा देने का सहारा ले सकता था। वो पहले से ही जो कुछ भी सुन सकता था उसे समझने में सक्षम था, इसलिए वो हमेशा सुझावों के लिए खुला रहता था। अगर एलिना चाहती थी कि वो आखिरकार माँ की जगह मम्मी कहे, तो उसे ऐसा करने से पहले कुछ दिन इंतजार करना चाहिए था। अगर राज ने लित के उसके पास दौड़कर आने पर खुशी जताई तो उसने ऐसा किया। वास्तविक समस्या ये थी कि हम राज, अलिजा और एलिना की कही हर बात पर ध्यान दे रहे थे, जबकि हम उनकी बातों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। एक और समस्या ये थी कि एक बार जब उन्होंने उसे भोजन कक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमने दिया, तो उन्होंने उसे छोटे लकड़ी के खिलौने भी दे दिए ताकि वो उनसे खेले और अपने आसपास के वातावरण का पता लगाए। लित को डाइनिंग रूम पहले से ही पता था और वहां देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसे इसके बारे में उत्सुक होने का नाटक करना पड़ा। ये सबसे कठिन काम था जो उसने शिशु बनने के बाद किया था, और इससे वो बहुत डर गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक बच्चा ऐसे नीरस वातावरण का पता कैसे लगा सकता है, और अपने भेद खुलने के डर से उसे बहुत पसीना आ रहा था। उनकी आंखों में उम्मीद देखकर उसने सबसे नजदीकी चीज चिमनी से शुरुआत की। आग नहीं जल रही थी, लकड़ियां ठंडी थीं और राख से ढकी हुई थीं। जब वो करीब पहुंचा तो राज ने उसे रोक दिया। ये चिमनी है, अब ये सुरक्षित है, लेकिन आग बुरी है, आग नुकसान पहुंचाती है, इसे छूना नहीं चाहिए, कभी नहीं। लित ने उसे देखा, उलझन में राख में हाथ डालने से पहले राज ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोक दिया। आग बुरी चीज है, उसे छूना नहीं चाहिए, कभी नहीं, उसके पिता ने दोहराया। लित ने उसकी आंखों में ऐसे देखा जैसे वो गहरी सोच में डूबा हो, फिर पूछा, आग बुरी है? हाँ, बहुत बुरा, राज ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है। लित चिमनी से दूर चला गया और मेज के पास आ गया। जब वो कुर्सी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और लगभग कुर्सी के साथ नीचे गिरने ही वाला था, तो एलिना उसे बचाने के लिए दौड़ी। हे भगवान, इस नन्हे को तो खतरा पसंद है। उनके बढ़ते चिंतित भावों को देखकर लित को लगा कि उसे उस पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। वो खुद को खतरे में डालता रहता, मेज पर चढ़ने की कोशिश करता और रसोई में जाकर बर्तनों और चाकुओं में खोजबीन करता रहता। जल्दी ही उन्होंने फैसला कर लिया कि रोमांच का समय खत्म हो गया है। उन्होंने उसे लकड़ी के फर्श पर बिछे एक पुराने कपड़े पर बैठा दिया और तनाव से उबरने तक उसे खेलने के लिए खिलौने दिए। उसके पास एक छोटा लकड़ी का घोड़ा, एक तरह की गाड़ी और एक अजीब सा दिखने वाला कुत्ता था।
खेलना उसके लिए बहुत आसान था। लित को कहानियां बनाने या ये समझाने की जरूरत नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। वो खेल के समय का उपयोग केवल आत्मा जादू का अभ्यास करने के लिए कर सकता था। लित वास्तव में खिलौनों को हिलाने के लिए अपने हाथों का उपयोग कभी नहीं करता था, उन्हें अपनी उंगलियों के जितना संभव हो सके उतना करीब तैराता था। उसने वाकई उन पलों का आनंद लिया। लित आखिरकार खुलकर खुश हो सकता था, चिल्ला सकता था और हंस सकता था जब भी वो कोई नई खोज या सफलता हासिल करता था, और उसके माता पिता को बस एक खुश बच्चा दिखाई देता था जो अपनी कल्पनाओं में खोया रहता था। किसने कभी सोचा होगा कि इतने शांत छोटे बच्चे की कल्पना इतनी तेज हो सकती है? राज ने अपने चेहरे पर बड़ी गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। उसे देखो, उसके पास बस कुछ पुराने खिलौने हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। अगले वर्ष लित के लिए आसान नहीं थे। अंततः उसे बहुत सारे प्रश्न करने की अनुमति मिल गई, जिससे उसकी शब्दावली की अधिकांश कमियां भर गईं और अंततः वो अपने परिवार और नई दुनिया के बारे में जानने लगा। उन्हें पता चला कि वे लुटिया गांव में रह रहे थे, जो लुस्ट्रिया काउंटी का हिस्सा था, जो बदले में ग्रिफॉन साम्राज्य का हिस्सा था। उसके माता पिता पड़ोसी देशों के बारे में नाम से जानते थे, लेकिन बस इतना ही। उन्हें गांव के बाहर की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, न ही उन्हें इसकी परवाह थी। उनकी नज़र में राजा किसी तरह का काल्पनिक जानवर था। वे अपनी सारी आस्था और चिंताएं काउंट लुटिया पर रखते थे। वह न केवल काउंटी में न्याय और करों का प्रबंधन करता था, बल्कि वो हमेशा लुटिया के वसंत उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेता था। उसके माता पिता ने कभी भी अपने बच्चों को जादू, युद्ध या इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताया। वे उन्हें केवल ऐसी कहानियां सुनाते थे जिन्हें इस नई दुनिया में भी आसानी से सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानियों के रूप में खारिज किया जा सकता था। उनकी सभी कहानियां सुंदर राजकुमारियों, वीर नायकों और खलनायक तानाशाहों से भरी थीं। लित इतनी कम जानकारी से वाकई असंतुष्ट था। वह जानना चाहता था कि ग्रह का नाम क्या है, वैज्ञानिक विकास के किस चरण में यह विकसित हुआ है। वो जादू के इतिहास, लोक कथाओं, किंवदंतियों के बारे में जानना चाहता था, ऐसी कोई भी चीज जो उसे कम ये संकेत दे सके कि जीवन से क्या अपेक्षा की जानी चाहिए। लेकिन ये स्पष्ट था कि वे गपशप के अलावा और कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वह ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते थे जिनके बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए था। कम से कम उसके परिवार के वंशवृक्ष को पूरी तरह से समझना आसान था। एलिना और राज की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, गांव के मानकों के हिसाब से भी मुश्किल से 16 साल की उम्र में। इकलौती संतान होने के कारण राज को अपने पिता का खेत विरासत में मिला था, जहां वे वर्तमान में रह रहे थे। एलिना शादी के कुछ समय बाद ही गर्भवती हो गई और उसने जुड़वां बच्चों अलिजा और ओरपल को जन्म दिया। फिर वो हर 2 साल में फिर से गर्भवती हो गई। इसका मतलब था कि राज और एलिना वर्तमान में 25 साल के थे, अलिजा और ओरपल 8 साल के, ट्रियन 6 साल के, टिस्टा 4 साल के और अंत में लिद 2 साल के। वास्तव में अधिकांश जानकारी उसके भाई बहनों के प्रश्नों से ली गई थी। लिद ज्यादातर यह क्या है, वो क्यों है, जैसे प्रश्नों तक ही सीमित था। परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हुए उन्हें ये भी पता चला कि उनके पिता के पास इतना अच्छा खेत, खलिहान और मुर्गीघर होने के बावजूद उन्हें भोजन उपलब्ध कराने में इतनी समस्याएं क्यों थीं। तिस्ता एक जन्मजात बीमारी के साथ पैदा हुई थी, जिसके कारण वो कोई भी शारीरिक श्रम नहीं कर पाती थी और उसके बीमार होने की संभावना भी बनी रहती थी। तेज गति से चलने से उसकी सांस फूलने लगती थी, वो बीच बीच में खांसने लगती थी और जब हालात बिगड़ने वाले होते थे तो खांसी तेज हो जाती थी। उस समय उसके माता पिता में से किसी एक को नाना को उसके पास लाने और उसे ठीक करने के लिए गांव भागना पड़ता, लेकिन वह वास्तव में उसे ठीक नहीं कर सकती थी, केवल लक्षणों को कम कर सकती थी और उसे उसकी प्राकृतिक अवस्था में वापस ला सकती थी। और जबकि जांच महंगी नहीं थी, लेकिन इलाज महंगा था। इसके अलावा भले ही राज उसे लेने गया हो और फिर नाना को वापस घर ले आया हो, फिर भी इसके लिए अतिरिक्त खर्च करना होगा। राउंड ट्रिप करने का मतलब था उसके व्यवसाय को नुकसान, इसलिए उसे मुआवजे की आवश्यकता थी। ये चिकित्सकों की निरंतर आवश्यकता थी कि वे अपने बजट पर इतना दबाव डालें। लित को उसके लिए बहुत दुख हुआ। हालांकि उसने टिस्टा के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, फिर भी वह एलिना और अलिजा दोनों के लिए अनमोल थी, और यही बात उसे उसके लिए भी अनमोल बनाने के लिए काफी थी। वो असहाय महसूस कर रहा था और प्रकाश और अंधकार के जादू का अभ्यास करने में अपनी असमर्थता को कोस रहा था। प्रकाश जादू के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, और जब तक उसे इस बात की ठोस समझ नहीं हो जाती कि यह कैसे काम करता है और इस दुनिया की मानव शरीर रचना क्या है, तब तक वो किसी के स्वास्थ्य को खतरे में डालने की हिम्मत नहीं करेगा। अंधकार जादू एक अलग कहानी थी। लित ने इसे सिर्फ एक बार देखा था, उसके परिवार में किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, और उस एक अवसर पर भी उसने स्पष्ट रूप से इसकी विनाशकारी शक्ति को महसूस किया था। वो इसके खिलाफ भी पक्षपाती था, क्योंकि पृथ्वी पर काला जादू हमेशा बुरी प्रथाओं और मरे हुओं से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए वो किसी भी संभावित भयावह चीज से जुड़ने की इच्छा नहीं रखता था। लित केवल इस उम्मीद में जीवित रह सकता था कि अंततः उसे जादू में कुछ प्रशिक्षण मिलेगा, साथ ही वो उस पागलपन को भी सहन कर सकता था जिसे वह पारिवारिक जीवन कहने का आदी हो रहा था।
उसे जीवन तो होना ही था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसे जिज्ञासु तो होना ही था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसे इधर उधर भागना था, लेकिन दरवाजे से बाहर कभी नहीं निकलना था। उसके माता पिता कभी संतुष्ट नहीं होते थे। अगर वो कोने में बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करता तो वे चिंता में पड़ जाते, क्योंकि वो बहुत शांत या आलसी है। अगर वो इधर उधर जाने या उनकी मदद करने की कोशिश करता तो उसे बीच में आने के लिए डांटा जाता। उन्होंने उसे घर के काम का जादू, यह उन छोटे मोटे मंत्रों का नाम था जिन्हें वे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते थे, सिखाने से मना कर दिया तथा उसे जादू सीखने से मना कर दिया। लित किसी के साथ के बिना बाहर नहीं जा सकता था, चिमनी के पास नहीं जा सकता था, बहुत अधिक सवाल नहीं कर सकता था। जब तक वो बड़ा नहीं हो गया तब तक सब कुछ मूलतः प्रतिबंधित था। लित ने एक से अधिक बार चिल्लाना चाहा, मैं जैविक रूप से भले ही युवा हूं, लेकिन वास्तव में मैं यहां सबसे बूढ़ा हूं, धिक्कार है। लेकिन वो केवल इतना ही कर सकता था कि इसे सहन कर ले और आज्ञा का पालन करे। ओपल के साथ उसका झगड़ा कभी नहीं सुलझ पाया, और वह अपने भाई के लिए ट्रियन की दुश्मनी को साफ तौर पर महसूस कर सकता था। स्पष्ट रूप से ओपल ट्रियन के लिए वही था जो अलिजा लित के लिए थी, जो उसका रोल मॉडल था। ओपल के विपरीत ट्रियन उसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं करता था, तब भी जब उनके माता पिता अनुपस्थित होते थे। लेकिन लित को साफ पता था कि जब भी उसका भाई उसकी मदद करता था तो वह सिर्फ विनम्रता दिखाने के लिए करता था, उनके बीच कोई दयालुता नहीं थी। लित ने तुरंत ही उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। मैंने अपने जीवन का आधा हिस्सा पहले ही परिवार के सदस्यों की बदहाली के बारे में चिंता करते हुए बिताया है। मैं भी ऐसा कर चुका हूं, इसलिए शुक्रिया, लेकिन नहीं शुक्रिया। अगर तुम बेवकूफ बनना चाहते हो तो मेरे मेहमान बनो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। इस मामले के बारे में उसके ये विचार थे, इसलिए उसने चीजों को बढ़ने दिया। जब वो 3 साल का हो गया तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। ठंड के महीनों में वो 24/7 घर पर ही रहने लगा था, और लगातार भूख से होने वाली बोरियत उसे पागल कर रही थी। दोपहर में तूफान आ रहा था और पूरा परिवार चिमनी के चारों ओर इकट्ठा था। एलिना अपनी बेटियों को सिलाई करना सिखा रही थी, राज ओरपल को लकड़ी तराशना सिखा रहा था, जबकि ट्रियन और लित को सिर्फ देखने की अनुमति थी। वे अभी भी किसी नुकीली चीज को संभालने के लिए बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि सिलाई भी उनके लिए वर्जित थी। लित ने पहले ही पूछ लिया था, अपने पिता को हैरान करते हुए और अपनी माँ की चापलूसी करते हुए, तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारे हाथ अभी भी बहुत अनाड़ी है, उसने जवाब दिया। और एलिना सही थी। लित का शरीर मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू करने से पहले के शरीर से भी ज्यादा बेदगा महसूस हो रहा था। खोई हुई मांसपेशियों की याददाश्त के बारे में सोचना ही उसे रोने के लिए काफी था। इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की कि राज ओरपल को निर्देश देना समाप्त कर दे, और फिर लित ने अपना सारा साहस जुटाया और उससे पढ़ने, लिखने और गिनने का तरीका सिखाने के लिए कहा। राज हैरान रह गया, तुम बहुत छोटे हो। आमतौर पर बच्चे 6 साल की उम्र तक स्कूल जाने और सीखने का इंतजार करते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह उबाऊ है? यही वो दर्शन था जिसे उसके वंश में हर आदमी हमेशा मानता था। बोरिंग, यहाँ बैठकर कुछ न करने से ज्यादा बोरिंग क्या हो सकता है? जैसे कल और परसों था, और शायद कल भी। प्लीज डैडी, मुझे आजमाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। राज को नहीं पता था कि कैसे मना करे। लित ने उससे पहले कभी कुछ नहीं पूछा था। यहाँ तक कि जब वो स्पष्ट रूप से भूखा होता है, अगर उसे पता चलता है कि अब और खाना नहीं है तो वह कभी और नहीं मांगता। उसने सोचा, ओरपल के विपरीत। मुझे नहीं पता कि लित बहुत अच्छा है या मैं ओरपल को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहा हूँ। वो वास्तव में बाहर निकलने का रास्ता चाहता था, लेकिन एलिना पहले से ही उसे घूर रही थी। उसके हाथ सिलाई करना बंद नहीं कर रहे थे। उसका मुंह लड़कियों को समझा रहा था कि वे क्या गलत कर रही है, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट रूप से उस पर टिकी हुई थीं। अरे, मैं क्या कह सकता हूँ? सीखने के लिए खतरनाक औजारों की भी जरूरत नहीं होती। बस औजार। मैं कभी कभी बहुत बेवकूफ हो जाता हूँ। राज ने लित की पिल्ला जैसी आंखों में देखा, उसका दिल दबाव में था, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, मुझे माफ करना बेटा, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर तुम लिख सको, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। लित ने पूछने से पहले सभी बातों पर विचार किया था, इसलिए उसके पास पहले से ही एक समाधान था। उसने सबसे बड़ी ट्रे उठाई और उसमें चिमनी के पास एक बाल्टी में इकट्ठी राख भर दी। अब हम कर सकते हैं, हम जितना चाहे लिख सकते हैं। राज लित की सरलता से चकित था, और एलिना भी। वो फिर से आपत्ति करने वाला था जब उसने देखा कि घूरना एक भ्रूभंग में बदल गया था। उसके हाथ बहुत तेज चल रहे थे, और इसका मतलब उसके लिए परेशानी थी। बाहर तूफान था, वो अंदर चल रहे तूफान से भाग नहीं सकता था, इसलिए गहरी सांस लेकर उसने हार मान ली। आप कहां से शुरू करना चाहते हैं? राज केवल यह आशा कर सकता था कि लित जल्दी से ऊब जाएगा और उसे अपने अवकाश पर वापस जाने देगा। गिनो, लित ने तुरंत जवाब दिया। इसलिए राज उसके बगल में फर्श पर बैठ गया और राख में रेखाएं खींचने लगा। लित बहुत खुश था। उनके द्वारा प्रयुक्त अंक अरबी अंकों से भिन्न आकार के थे, लेकिन इसके अलावा वे उपयोग में समान थे, यहाँ तक कि उनकी गणना पद्धति भी समान थी।
इसलिए उसने नई संख्याओं को उनकी आकृति सीखने के लिए ऊपरी पंक्ति में रखा और फिर गुणन सारणी बनाना शुरू कर दिया। वो वास्तव में अपने दिमाग में इतना सरल गणित कर सकता था, लेकिन उसे नई संख्याओं को अपने दिमाग और शरीर दोनों में उकेरने की जरूरत थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद लित ने अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, और जब ओरपल ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा कि 124 गुना 11 कितना होता है, तो उन्होंने तुरंत सीधा उत्तर देते हुए 1364 कहा, जिससे सभी अवाक रह गए। एलिना खुद को रोक नहीं सकी और खड़ी होकर लित को गले लगा लिया। मेरे नन्हे जीनियस, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। 1 घंटे से भी कम समय में उसने वह कर दिखाया जिसे करने में दूसरों को पूरा 1 साल लग जाता। एलिजा और टिस्टा भी जल्द ही उसके साथ गले लग गईं और अपने छोटे भाई को बधाई देने लगी, जबकि परिवार के पुरुष पक्ष अभी भी हैरान थे। ग्रामीण इलाकों में उन्होंने गिनती करना सीखा ताकि सामान बेचते या खरीदते समय ठगे न जाएं। इसलिए उन्हें केवल जोड़ और घटाना ही याद रहता था, और बेकार के गुणा भाग उनके दिमाग से गायब हो जाते थे। पढ़ने और लिखने में ज्यादा समय लगता था, लेकिन यह उतना ही आसान था। लित को पहले से ही ज्यादातर शब्द और उनकी वर्तनी पता थी। उसे सिर्फ वर्णमाला सीखने और उसे याद करने की जरूरत थी, ताकि वह पढ़ और लिख सके। एक बार फिर उसका परिवार स्तब्ध रह गया, और केवल एक व्यक्ति जो उनके साथ खुश नहीं था, वो था ओरपल, जो अपनी ईर्ष्या और तिरस्कार के साथ